अरे ये तो बहुत ही खूबसूरत लड़की है। इसका हुस्न किसी स्वर्गीय अप्सरा से कम नहीं है और इसके जैसी लाखों में कोई एक ही धरती पर मिलती है। अगर मैं इसे अपने साथ ले जाकर बाजार में नचवाऊं तो मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। हाँ। फिर मधुमती जैसे ही उस लड़की के कंधे पर हाथ रखती है और वो लड़की अपना चेहरा उसे दिखाती है कि अचानक उसका चेहरा काला धुआं बन जाता है और मधुमती वही बेहोश होकर गिर पड़ती है। फिर थोड़ी देर बाद मधुमती को होश आता है। नहीं, ये मैंने क्या देखा? अरे नहीं नहीं, मुझे ये बात गांव वालों को बतानी होगी। इतना कहकर मधुमती पागलों की तरह गांव के चौपाल पर भागती हुई आती है। अरे मधुमती, क्या हो गया? तुम पागलों की तरह क्यों भाग रही हो, जैसे तूने कहीं भूत देख लिया हो? सब ठीक तो है ना? मुखिया जी, जुल्म हो गया। हमारे गांव में एक बिना चेहरे वाली बहुत ही सुंदर लड़की घूम रही है। हमारे गांव में बिना मुंह की सुंदर डायन है जो सोने से लदे गहनों के साथ जंगल में घूम रही है। अरे ये कैसे हो सकता है? बिना चेहरे के कोई लड़की भला हमारे गांव में कैसे आ सकती है? क्या बात करती हो? ऐसे कैसे हो सकता है भैया कि वो सुंदर भी हो और उसका मुंह भी ना हो? ये क्या बात हुई? सभी परेशान हो ही रहे होते हैं कि वही दूर खड़े दो भाई राजू और बिरजू ये सुन लेते हैं और दोनों के चेहरे पर लालच आ जाता है। अरे ये तो बहुत ही सुनहरा मौका है। एक लड़की और उसके शरीर पर इतना सारा सोना। अगर वो सोना हमें मिल जाए फिर तो हमारी किस्मत खुल जाएगी। बिरजू क्या कहता है? पर भैया वो औरत तो कह रही थी कि उसे डर लगा और वो भागकर चली गई। क्या बात करते हो? अरे तू क्यों डरता है? वो औरत है इसीलिए डर गई। और हम लोग तो मर्द है ना, मर्द को दर्द नहीं होता। हम लोग किसी बात से नहीं डरते। चलो मैं सारा जेवर ले लूंगा और उससे मैं धनी हो जाऊंगा। मुझे फिर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तो ठीक है भैया, मुझे फिर वो लड़की दिला देना। मैं उतनी ही सुंदर पत्नी चाहता हूँ और उसे मैं अपनी पत्नी बना लूंगा। ठीक है? चलो ये सौदा भी बहुत अच्छा है। चलो अब चलते हैं, चलो। इतना कहकर दोनों भाई वहां से निकल पड़ते हैं और ऐसे ही सुबह से लेकर रात हो जाती है, लेकिन घर नहीं लौटने की वजह से उनकी माँ अनुपमा परेशान हो जाती है। भगवान, मेरे दोनों बेटे सुबह से घर से निकलते और अभी तक आए क्यों नहीं? पता नहीं मेरे दोनों बेटे कहाँ होंगे। मुझे बहुत फिक्र हो रही है उनकी। बस इतने में उसका छोटा बेटा चंदन आता है। माँ! अरे माँ, क्या बात है? क्या हुआ? तुम बहुत परेशान हो। देखो मैं लकड़ियाँ लेकर आ गया हूँ और कल के लिए मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। अब बस बेचने के लिए थोड़ी सी लकड़ियाँ कल जाकर काटनी पड़ेंगी, बाकी सब हो गया है। देख बेटा, तू तो दिन भर मेहनत करता रहता है। तुम्हारे इन दोनों आवारा भाइयों से तो मैं परेशान हो गई हूँ, पर क्या करूँ? है तो मेरी ही औलाद। देखो अभी तक घर नहीं आए, पता नहीं कहाँ होंगे। मुझे उन दोनों की बहुत फिक्र हो रही है। पर माँ, वो दोनों भैया इस तरह से बिना बताए घर से कैसे जा सकते हैं? क्या बात कर रही हो? तू तो जानता है वो दोनों हर वक्त लालच में रहते हैं। कहीं उल्टी सीधी हरकतें करने की वजह से फिर कोई मुसीबत में ना फंस जाए। अच्छा ठीक है, चिंता मत करो माँ, मैं अपने भाइयों को जाकर ढूंढ लाऊंगा। ठीक है, आप चिंता मत करो। फिर चंदन घर से निकल पड़ता है। आसपास सभी जगह ढूंढ लेता है, लेकिन उसके भाई कहीं नहीं मिलता। ऐसे ही
पूरी रात बीत जाती है और सुबह भी हो जाती है। अरे रे रे रे, पूरी रात मैंने अपने भाइयों को ढूंढ लिया, लेकिन मेरे भाई कहीं भी नहीं मिले। पता नहीं अब कहाँ होंगे। लेकिन मुझे किसी भी तरह से अपने भाइयों को ढूंढना होगा। मैं खाली हाथ अपने माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा। चलो। इतना कहकर चंदन फिर से घने जंगलों की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी ही दूर जाता है, तभी एक बूढ़ा उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या बात है बाबा, आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? क्या हो गया? तू जिसे ढूंढने जा रहा है ना, वो अब कभी वापस नहीं आने वाला। क्या? आपको कैसे पता कि मैं किसी को ढूंढने जा रहा हूँ? वो आ गई है अपना बदला लेने, राजकुमारी संजना। वो किसी को नहीं छोड़ेगी। ये ले। तभी बूढ़ा व्यक्ति भस्म निकालता है और चंदन के हाथ में रख देता है। ये कैसी भस्म है? इसे रख ले। यही तुम्हारी मदद करेगी। इतना कहते ही बूढ़ा व्यक्ति वो अपनी आखिरी सांसें गिन लेता है। अरे नहीं बाबा सुनो, मेरी बात सुनो। अरे क्या हो गया बाबा? अरे बाबा आंखें खोलो, आपको क्या हो गया? बाबा, ए बाबा, हे भगवान, ये बाबा को आखिरकार हो क्या गया? हे भगवान, इन्होंने तो दुनिया छोड़ दी, लेकिन बाबा ने मुझे जाते जाते ये भस्म क्यों दिया? लगता है कोई ना कोई तो वजह होगी। मैं ये भस्म रख लेता हूँ, ये बहुत काम आएगी और मुझे अपने भाइयों को ढूंढने के लिए अब आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद बाबा, ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे। इतना कहकर चंदन वो भस्म रख लेता है और थोड़ी ही आगे बढ़ता है कि तभी गांव वाले सब वहाँ भाग कर आ जाते हैं और बूढ़े व्यक्ति को मरा देख चिल्लाने लगते हैं। अरे ओ चंदन, ये तूने क्या किया? तूने एक बूढ़े व्यक्ति को मार दिया है? क्या? नहीं, मैंने इन्हें नहीं मारा। क्या बात करते हैं मुखिया जी? देख, हम लोग इसे ही ढूंढने के लिए आए थे। अरे ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अरे ये हमारे गांव के ठाकुर का पिता है और तुमने इसे जान से मार दिया। तुम्हें अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुमने बहुत गलत काम किया है। नहीं, आप लोग मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मैंने इन्हें नहीं मारा, ये तो खुद ही मर गए हैं। अरे भैया, मैं तो कहता हूँ मारो इसको, ये ऐसे सच नहीं बोलने वाला। मारो इसको, मारो। फिर सभी गांव वाले चंदन को पूरी तरह से मारते हैं। चंदन बार बार सफाई देता है, लेकिन कोई उसकी एक नहीं सुनता। सारे लोग मिलकर चंदन को पत्थर मारने लगते हैं कि तभी वहाँ एक भयानक आवाज आनी शुरू हो जाती है। अरे नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैंने नहीं मारा। अगर अब एक भी पत्थर चला तो सब बर्बाद हो जाएगा। यहाँ काली तबाही आ जाएगी, काली तबाही। अरे ये तो कोई जादूगर है। देखो कितनी भयानक आवाज कर रहा है। मुखिया जी, फिर तो ये हमारे पूरे गांव वालों के लिए परेशानी बन जाएगा। चलो इसे तांत्रिक के पास लेके चलते हैं। अब तांत्रिक ही इससे हमें बचा सकते हैं। चलो। नहीं, आप लोग ये कैसी बातें करें? मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, और ये आवाज कहाँ से आ रही? कसम से कहता हूँ मुझे नहीं पता। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। अरे मुझे छोड़ दो, छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। चंदन चिल्लाता रहता है, लेकिन कोई गांव वाला उसकी एक नहीं सुनता और उसको पकड़कर तांत्रिक की कुटिया में ले जाते हैं। तांत्रिक की कुटियों में पहुंचते ही तांत्रिक की नजर जैसे ही चंदन पर जाती है, वो घबरा जाता है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये तो असंभव है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे ओ तांत्रिक महाराज कहाँ खो गए?
अरे जरा देखिए तो, ये चंदन है, हमारे गांव का सबसे अच्छा लड़का था, लेकिन देखिए अब ये जादूगर हो गया है। इसने एक बूढ़े व्यक्ति को भी जान से मार दिया और एक रहस्यमयी आवाज इसके साथ में घूमती रहती है। आप इसको कैद कर दीजिए, कुछ तो उपाय करिए इसका। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं इसे कैद कर देता हूँ। बगड़बम 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 बगड़बम। नहीं, मेरी बात पर यकीन करिए, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो इतने गांव वाले झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे। मैं तुम सबकी बात मानता हूँ, इसे इसी झोपड़ी में कैद करता हूँ। ये अब यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। ओम बगड़बम बगड़बम बगड़बम। सभी गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। तांत्रिक उसे झोपड़ी में पिंजरे के अंदर कैद कर लेता है और उसे बांधते ही चंदन चीखने लगता है। नहीं नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। तांत्रिक बिना कुछ कहे झोपड़ी से बाहर आता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, मुझे अभी जाना होगा, अभी जाना होगा मुझे। हाँ। तांत्रिक परेशानी में वहाँ से चला जाता है। तभी उस बूढ़े की आत्मा फिर से दिखाई देती है और हंसते हुए कहती है, मैंने तुम्हें यहाँ पहुँचा दिया, अब वो आएगी। अरे कौन हो तुम, और तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और ये तुम्हारी आत्मा, आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है? इतना कहकर चंदन परेशान हो ही रहा होता है कि अचानक उसका पिंजरा जलकर राख हो जाता है। चंदन के हाथ में वही भस्म थी जिससे वो कैद का पिंजरा जल गया था और चंदन आजाद हो जाता है। तब वो परेशान होकर सोचता है, हाँ, मेरे भाई कहीं लालच में जंगल तो नहीं चले गए? वो जंगल जाता है जहाँ उसे दो भाइयों के खून से सने गमछे नजर आते हैं। जैसे ही चंदन उनको हाथ लगाता है वैसे ही वे गमछे जल जाते हैं। तभी एक लड़की की रोने की रहस्यमयी आवाज आती है, मुझे आजाद कर दो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। हैं? ये कैसी आवाज है? और भला मैं उसको कहाँ से आजाद करूं? हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये हो क्या रहा है मेरे साथ भगवान? मैं अपने भाइयों को ढूंढने निकला था, लेकिन मेरे साथ इतने हादसे हो गए कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं कौन हूँ और ये मेरे साथ हो क्यों रहा है। हाँ। चंदन परेशान हो ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक महात्मा आ जाते हैं। हाँ? महात्मा जी, आप? महात्मा जी देखिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे सही रास्ता दिखाइए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। बताओ पुत्र, क्या हुआ? मैं भी देख रहा हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर परेशानियों की भरमार लगी पड़ी है। क्या बात है, बताओ। चंदन रोते हुए अपने भाइयों तांत्रिक और उस बूढ़े वाली की सारी बात बता देता है और वजह पूछता है। पुत्र, तुम्हें भानगढ़ की राजकुमारी को ढूंढना होगा। अरे महात्मा जी, लेकिन भानगढ़ की राजकुमारियों से मेरे भाइयों और मेरा क्या लेना देना है? शांत हो जाओ, शांत शांत। ये सारी चीजें तुम्हें बाद में पता चलेंगी। अभी मैंने तुम्हें जो कहा है वो करो। चंदन भानगढ़ के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उसे एक अपाहिज औरत मिलती है जिसके पैर पेड़ पर लटके होते हैं। अरे मेरे पैर ला दो, मेरे पैर ला दो, मुझे मेरे पैर दे दो। चंदन परेशान हो जाता है
कि उसका समय निकल रहा है। वो सोचता है कि अब वो उनका पैर वापस लाए या अपने भाइयों की तलाश करे। फिर वो सोचकर आगे बढ़ता है और पेड़ से पैर वापस ला कर देता है। पैर मिलते ही वो अपाहिज औरत हंसते हुए गायब हो जाती है। हे भगवान, सूरज ढलने से पहले मुझे जाना है और उस छलावे ने मेरा समय बर्बाद कर दिया। वो फिर आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार वही सुंदर कन्या छन छन बजाती पायल के साथ आती है। उसे देखकर चंदन हैरान हो जाता है। ये कौन है जो इतनी मधुर पायल की आवाज बजाकर घने जंगलों की तरफ जा रही है? मुझे इसका पीछा करना चाहिए। हाँ, ये तो राजकुमारी जैसी लग रही है। कहीं महात्मा ने जो कहा था ये वही राजकुमारी तो नहीं है? मुझे आवाज लगानी चाहिए। राजकुमारी रुको, राजकुमारी रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रुको राजकुमारी। राजकुमारी वहीं रुक जाती है और अचानक काला धुआं बनकर वहां से गायब हो जाती है। इसे देखते ही चंदन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हाँ, ये कैसे? राजकुमारी तो गायब हो गई। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है? ये कोई चलती फिरती लड़की भला एक धुएं में कैसे गायब हो सकती है? हे भगवान, मुझे इसका पूरा सच पता करना ही होगा। चलो जल्दी से आगे चलता हूँ। चंदन आगे बढ़कर भानगढ़ के महल पहुँचता है, जहाँ एक तालाब होता है और वहाँ से सिसकने की आवाज आती है। कोई है, मुझे इस अंधेरे से बचा लो। कोई है, मुझे इस अंधेरे से बचा लो। अरे आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है? मैं क्या करूं? तभी चंदन को सारे छलावे याद आते हैं और उसका दिमाग चलने लगता है। वो थोड़ी सी भस्म उस नदी में डाल देता है, जिससे वह बीच में राजकुमारी हथकड़ियों में आंखों के नीचे काले घेरे लिए बाल खोले रो रही होती है। कौन हो तुम और ये क्या हालत बना रखी है अपनी? पहले आजाद कराओ मुझे। कैसे? तांत्रिक के पास जाओ और उसके पास जो सफेद सीप है उसे जलाकर नष्ट कर दो। ठीक है, तो मैं वहाँ जरूर जाऊंगा। ठीक है। चंदन वहाँ से निकलकर तांत्रिक की कुटिया के पास पहुँच जाता है। हाँ, बस अब जल्दी से मुझे तांत्रिक की कुटिया से वो सीप हासिल करना होगा जो राजकुमारी संजना ने मुझसे कहा था। चंदन जैसे ही कुटिया में जाता है, उसे तांत्रिक के बिछावन के पास एक सफेद सीप रखा दिखाई देता है। हाँ, यही वो सीप है जिसे राजकुमारी ने लाने को कहा था। चलो जल्दी से ले लेता हूँ। जैसे ही चंदन सीप उठाता है, तांत्रिक वहाँ आ जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सफेद सीप को हाथ लगाने की? छोड़ दो, वरना तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। छोड़ दो। नहीं 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 नहीं, ये एक राजकुमारी की अमानत है और मैं इसे वापस लेने आया हूँ। मैं जानता था कि तू जरूर आएगा, इसीलिए तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जा, मैं अभी दिखाता हूँ तुझे। ओम। तांत्रिक अपना मंत्र पढ़ने लगता है। इतने में चंदन अपनी जेब से वो भस्म निकालकर तांत्रिक के ऊपर छिड़क देता है। तांत्रिक थोड़ी देर के लिए वहीं जम जाता है। चलो, तांत्रिक कुछ देर के लिए रुक गया। अब मुझे जल्दी से ये सीप लेकर यहाँ से निकलना होगा। चंदन जल्दी से वो सीप वही तोड़ देता है। दूसरी तरफ सीप टूटते ही राजकुमारी आजाद हो जाती है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आजाद हो गई हूँ। लगता है उन्होंने कर दिखाया। राजकुमारी खुश हो ही रही होती है कि इतने में चंदन वहाँ आ जाता है और वो राजकुमारी संजना को बेहद खूबसूरत रूप में देखता है। आप ठीक हो गई राजकुमारी? लेकिन आपके साथ आखिरकार हुआ क्या था? आप इस तरह से क्यों थी? देखिए, मुझे पूरी बात बताइए, मुझे सब कुछ जानना है। ठीक है, मैं तुम्हें पूरा सच बताती हूँ। ये उस समय की बात है जब मैं अपने राज्य की राजकुमारी थी और बहुत खुश थी। एक दिन
मैं अपनी प्रेमी के साथ तालाब के किनारे बैठकर बात कर रही थी। सुबह का वक्त है। राजकुमारी संजना तालाब के किनारे बैठकर राजकुमार विवेक से प्यार भरी बातें कर रही होती है। राजकुमार, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, मुझे आपसे विवाह करना है। चिंता मत करो संजना, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। मैंने इतने वर्षों तक संघर्ष किया है। तभी वहां वही तांत्रिक आ जाता है और संजना का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी राजकुमारी के साथ ऐसा करने की? हट जाओ राजकुमार, संजना तो मेरी बनेगी। तुम भी खामखा मेरी राह में मत आओ, वरना मारे जाओगे। मैं तुमसे कभी विवाह नहीं कर सकती और ना ही मैं तुम्हारे साथ कभी कोई जीवन जी सकती हूँ। हट जाओ मेरे रास्ते से। चलो राजकुमार विवेक, हमें यहाँ से चलना चाहिए। इतना कहकर संजना और राजकुमार विवेक वहाँ से चले जाते हैं। तुम्हें तो मेरे पास आना ही पड़ेगा और तुम्हें मुझसे ही विवाह करना पड़ेगा। तुम कितना भी मना कर लो। बगड़बम 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 बम। वही दूसरी तरफ राजमहल में रानी कनिका अपने कक्ष में बैठी होती है कि तभी उसकी बेटी सोमना वहां भागती हुई आती है। क्या हो गया मेरी बेटी सोमना, आज तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? माँ, मैं अब और जीना नहीं चाहती। आपने मेरे हिस्से की सारी खुशियाँ उस राजकुमारी संजना के हक में दे दी। वो राजकुमारी विवेक से बहुत प्रेम करती है और मैंने दासियों से सुना है कि वो दोनों अब बहुत जल्द ही विवाह भी करने वाले हैं। मेरी बेटी की इतनी छोटी सी इच्छा है, मैं जरूर पूरी करूंगी। अरे, वो तो मेरी सौतेली बेटी है, अब तू मेरी सगी बेटी है। तुम्हारी खुशियों के आगे तो मैं उसकी सारी खुशियां तुम्हारे पैरों तले बिछा दूंगी। ठीक है, आने दो उसे। आज ही मैं राजकुमार विवेक का हाथ तुम्हारे लिए मांगूंगी, फिर तो मैं बहुत खुश हूँ। वही दूसरी तरफ राजकुमारी संजना राजकुमार विवेक के साथ महल में आती है। तभी कनिका और सोमना दोनों जाकर सामने खड़े हो जाते हैं। माँ और सोमना, तुम दोनों यही हो? मैं तुम दोनों से आज बात करने आई हूँ। ये है राजकुमार विवेक और मैं इनसे बहुत प्रेम करती हूँ और इनसे विवाह करना चाहती हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? नहीं, राजकुमार विवेक तो मेरी बेटी सोमना के लिए ही ठीक रहेंगे। राजकुमार विवेक, तुम मेरी बेटे से विवाह कर लो, क्योंकि मेरी बेटी इस राज्य की उत्तराधिकारी बनेगी तो सही मायने में तुम्हारी पत्नी बनने के योग्य मेरी बेटी ही है। नहीं रानी माँ, आप कुछ भी कहिए, मैं सिर्फ संजना से प्रेम करता हूं और मेरी पत्नी सिर्फ और सिर्फ संजना बनेगी, चाहे आप उसे इस राज्य की महारानी बनाएं या ना बनाएं, लेकिन मेरी पत्नी तो वही बनेगी। तुम मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो राजकुमार। माफ कीजिएगा, लेकिन नहीं, मैंने संजना को ही अपनी दुल्हन के रूप में देखा है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ राजकुमार विवेक। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी, मेरी बात मान लो। कुछ भी कर लीजिए, पर मैं आपकी बेटी से विवाह नहीं कर सकता और ना ही तुमसे सोमना। संजना, तुम तैयार रहना, कोई हमारे रिश्ते के लिए हां करे या ना करे, मैं कल सुबह ही तुम्हें यहां से ले जाऊंगा, ठीक है? इतना कहकर राजकुमार विवेक जाने लगता है कि तभी रानी कनिका एक खंजर निकालती है और राजकुमार विवेक के सीने में मार देती है। राजकुमार विवेक वहीं पर गिरकर मर जाते हैं। नहीं नहीं, ये आपने क्या किया माँ? आपने राजकुमार को क्यों जान से मार दिया? तुमने क्या सोचा था कि मैं राजकुमार को इतनी आसानी से जाने दूंगी? इसने मेरी बेटी को ठुकराया है और जो मेरी बेटी को ठुकरा देता है
उसे जीने का कोई हक नहीं। नहीं माँ, आपने ये ठीक नहीं किया। मैं राजकुमार से बहुत प्रेम करती थी और आपने उन्हें जान से मार दिया, तो मेरे जीने का भी कोई हक नहीं है। मुझे भी मर जाना चाहिए। इतना कहकर सोमना वहां से भागते हुए चली जाती है। तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटी का दिल टूट गया। अगर तुम पहले ही हट जाती तो मेरी बेटी की शादी खुशी पूर्वक हो जाती। अब तो इसकी कीमत तुम्हें चुकानी ही होगी। वही महल में काम करने वाला नौकर चंदन ये सब देख लेता है। ये क्या? ये रानी तो लगता है कि राजकुमारी संजना को जान से मारने वाली है। मुझे राजकुमारी को बचाना होगा। इतना कहकर चंदन भागते हुए राजकुमारी संजना के बीच में आ जाता है। हाँ, नहीं रानी माँ, आप ये क्या कर रही हैं? आप राजकुमारी को नहीं मार सकती हैं। तो कौड़ी के नौकर होकर तू मेरे बीच में आया है। तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तू चला जा, वरना खामोश तू भी मरा जाएगा। आपको मुझे जान से मारना है तो मार दीजिए, पर मैं राजकुमारी को कुछ नहीं होने दूंगा। चंदन, तुम चले जाओ यहाँ से। तुम क्यों मेरे लिए अपनी जान गंवाने पर लगे हो? बस इतने में ही तेज रोशनी वहां फैलती है और वही तांत्रिक वहां आ जाता है। आइए तांत्रिक महाराज, मैं जानती थी कि आप जरूर आएंगे। मैंने पहले ही इस लड़की का हाथ आपके हाथ में दे दिया था। आप इसे ले जाओ। नहीं, तुम्हें भी इसकी सजा मिलेगी और राजकुमारी को तो अब मेरे साथ जाने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं, मेरे जीते जी तो आप लोग राजकुमारी को छू भी नहीं सकते। आप सभी राजकुमारी संजना से दूर रहिए, दूर हो जाइए। अच्छा, तो तुम इतनी आसानी से नहीं मानने वाले? हाँ। रानी कनिका आगे बढ़ती है और संजना को खंजर मारने ही वाली होती है कि तभी तांत्रिक मंत्र पढ़ता है और कनिका को दूर ले जाकर फेंक देता है। ये तुमने क्या किया? अरे, मैंने इतनी मेहनत से इस लड़की को ढूंढा और तुम मेरे शिकार को मारना चाहती हो। अब इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी अपनी जान देकर। ओम बगड़बम फा। तांत्रिक वही मंत्र पढ़कर रानी कनिका को पत्थर की मूर्ति बना देता है। ये तुमने क्या किया? तुम उन्हें ठीक कर दो। तुम चले जाओ यहाँ से। अब तुम मेरे साथ चलोगी। तुम। इतना कहकर तांत्रिक मंत्र पढ़ता है और संजना तथा चंदन दोनों को वहाँ से लेकर एक पहाड़ी पर पहुँच जाता है। ये क्या? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? छोड़ दो, हम सबको जाने दो। देखो तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। देखो मेरी बात सुनो। देखो तुम ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। अच्छा, जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक लगता है कि मेरा मकसद पूरा नहीं होगा, इसीलिए तुझे भी रास्ते से हटाना होगा। ओह हाँ। इतना कहते ही तांत्रिक चंदन को पहाड़ी से धक्का दे देता है। नहीं, ये तुमने क्या किया? वही जो मुझे करना चाहिए था। चलो, मैं तुम्हें इस महल में कैद करूंगा, वो भी साल भर के लिए। उसके बाद वो दिन आएगा जब मैं तुमसे विवाह करके सर्वशक्तिशाली बनूंगा। तब से मैं इस महल के इस तालाब में कैद हूँ। उस तांत्रिक ने मुझे यहाँ बंदी बना दिया था और आज तुम्हें वापस जीवित देखकर मैं बहुत खुश हूँ चंदन। चंदन ये सब सुनकर बहुत दुखी होता है, जबकि राजकुमारी संजना रोने लगती है कि कैसे उनके अपनों ने प्रेम के नाम पर उनके साथ धोखा किया। आप फिक्र मत करिए राजकुमारी। अब इस तांत्रिक को खत्म करने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं दूंगा। चंदन तांत्रिक के पास जाता है और उसका मुकाबला करता है। तभी राजकुमारी संजना भी वहां आ जाती है। ये देखकर तांत्रिक उन्हें मारने की कोशिश करता है। तभी चंदन का दिमाग चलता है
और वो वही भस्म तांत्रिक पर डाल देता है। राजकुमारी संजना तुरंत तांत्रिक पर पलटकर मंत्र पढ़ती है, जिससे वो तांत्रिक भस्म हो जाता है। तांत्रिक के भस्म होते ही एक तेज रोशनी फैलती है और चारों तरफ सारा राज्य फिर से पहले की तरह हंसता खेलता और हरा भरा हो जाता है। महल की रौनक लौट आती है और सभी लोग खुशहाल रहने लगते हैं। चंदन, तुमने मेरी सारी तकलीफें दूर कर दी और आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। अब मैं अपनी सच्चाई जानकर बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं एक मामूली नौकर होकर एक राजकुमारी से कैसे विवाह कर सकता हूँ? ये अब ये तुमने अपनी वीरता और सच्चाई के हक से कमाया है। ठीक है, तो मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर कुछ ही दिनों में राजकुमारी संजना और चंदन का धूमधाम से विवाह हो जाता है। राजकुमारी जी, मुझे एक बार अपनी माँ का आशीर्वाद लेने जाना है। चलिए मेरे साथ, आइए। हाँ, क्यों नहीं। आखिर मैं भी तो उस औरत को देखूं जिसने तुम्हें उस पहाड़ी के नीचे से बचाकर नया जीवन दिया और मेरी मुक्ति का रास्ता बनाए रखा। फिर दोनों वहां से निकल पड़ते हैं और अपने पुराने घर आ जाते हैं। वहां चंदन के दोनों भाई पहले से ही सही सलामत बैठे होते हैं। अनुपमा जैसे ही राजकुमारी और चंदन को देखती है, वो खुशी से झूम उठती है। अरे बेटा, तू कहाँ चला गया था? देख, तेरे दोनों भाई भी सही सलामत वापस आ गए हैं। और ये क्या? ये तो राजकुमारी है। जी माँ। माँ, मैंने राजकुमारी से विवाह कर लिया है। चंदन फिर अपनी माँ को सारी सच्चाई बताता है कि कैसे उसे अपनी पिछली जिंदगी की बातें याद आई। हाँ बेटा, तुम हमारे असली बेटे नहीं थे। तुम पहाड़ी के नीचे मेरे पति को मिले थे। तुम बुरी तरह से घायल थे। हम लोगों ने कई महीनों तक तुम्हारा इलाज किया, तब जाकर तुम ठीक हुए थे। माँ, आपने बहुत अच्छा काम किया। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आप जैसा परिवार मिला, आप जैसी माँ मिली। ये सुनकर सभी खुशी से झूम उठते हैं। तभी राजकुमारी संजना अनुपमा का हाथ थाम लेती है। माँ, आज से आप लोग मेरे साथ राजमहल में रहेंगे। आप लोगों ने जो उपकार मेरे पति के ऊपर किए हैं, उसका कर्ज तो हम जीवन भर नहीं चुका सकते। नहीं बेटी, बस तुम दोनों जहाँ रहो खुश रहो, मेरा यही आशीर्वाद है। फिर सभी लोग खुशी खुशी वापस राजमहल आ जाते हैं और प्रेम पूर्वक अपना जीवन जीने लगते हैं। अरे रे, पूरी रात मैंने अपने भाइयों को ढूंढ लिया, लेकिन मेरे भाई कहीं भी नहीं मिले। पता नहीं अब कहाँ होंगे। लेकिन मुझे किसी भी तरह से अपने भाइयों को ढूंढना होगा। मैं खाली हाथ अपने माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा। चलो। इतना कहकर चंदन फिर से घने जंगलों की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी ही दूर जाता है, तभी एक बूढ़ा उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या बात है बाबा, आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? क्या हो गया? तू जिसे ढूंढने जा रहा है ना, वो अब कभी वापस नहीं आने वाला। क्या? आपको कैसे पता कि मैं किसी को ढूंढने जा रहा हूँ? वो आ गई है अपना बदला लेने। राजकुमारी संजना, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। ये ले। तभी बूढ़ा व्यक्ति भस्म निकालता है और चंदन के हाथ में रख देता है। ये कैसी भस्म है? इसे रख ले। यही तुम्हारी मदद करेगी। इतना कहते ही बूढ़ा व्यक्ति वो अपनी आखिरी सांसें गिन लेता है। अरे नहीं बाबा सुनो, मेरी बात सुनो। अरे क्या हो गया बाबा? अरे बाबा, आंखें खोलो, आपको क्या हो गया?
बाबा, ए बाबा, हे भगवान, ये बाबा को आखिरकार हो क्या गया? हे भगवान, इन्होंने तो दुनिया छोड़ दी, लेकिन बाबा ने मुझे जाते जाते ये भस्म क्यों दिया? लगता है कोई ना कोई तो वजह होगी। मैं ये भस्म रख लेता हूँ, ये बहुत काम आएगी और मुझे अपने भाइयों को ढूंढने के लिए अब आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद बाबा।